पंजाबी में एक कहावत है, दौड़ाई चल घोड़ा कदी दा पिंड आऊ। मतलब अपना घोड़ा दौड़ाते रहो कभी तो गांव आएगा। यस सर। कहने का मतलब यह है कि मेहनत एक दिशा में करते रहो कभी तो मंजिल आएगी। यस सर। लेकिन एक दिशा में, ऐसा नहीं कि घोड़े को गोल गोल ही घुमाते रहोगे यस सर। तो मंजिल नहीं आएगी, चक्कर आ जाएगा। चक्कर आएगा यस तब, सर। समझ रहे हैं, गिर जाओगे। यस सर। दौड़ाई चल घोड़ा कदे तक पिंड आऊ। अपनी मेहनत को लगन से एक ही दिशा में मेहनत करते रहो बच्चों, गारंटी है तो मंजिल तो आनी ही आनी है। यस। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा आपको कि मजा आ जाएगा। ये क्लास नोट्स देख रहे हो, ये ग्रंथ है, इतना सिंपल तरीके से बताया गया है कि सारा कुछ आपके मुट्ठी में हो जाएगा, पूरा इंडियन पॉलिटी। यस सर। यकीन नहीं है तो थोड़ा पढ़ के देखो। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम, जिसको बच्चे कहते हैं थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इतनी सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे पहले वाले वीडियो आपने पढ़े होंगे। ये कौन सा वीडियो है? 11 नंबर लेक्चर है। इससे पहले 10 वीडियो अगर आपने पढ़े हैं ना, आनंद आ जाएगा। अब इसमें जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको कहते हैं कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो थे उस समय भारत राज्य सचिव थे। यस सर। ब्रिटेन की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, वहीं से इंडिया के शासन को संभालते थे। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से हमारा शासन कौन नियंत्रित संभालते थे? भारत सचिव। और भारत के अंदर जो वायसराय सबसे बड़ी पोस्ट थी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, वो भारत के वायसराय। इन दोनों ने कुछ सुधार प्रस्तुत किए और कुछ बातें थी, तब जाकर 1919 का एक्ट पास हुआ। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है उस पर हमको फोकस करना है। अब बाकी तो ये क्यों आया, क्या सिचुएशन थी, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है। यस सर। हमें बस इसकी विशेषताओं, जो एक्ट है इनकी विशेषताओं को पकड़ना है, ताकि हम समझ सकें पहले क्या सिचुएशन थी, अभी क्या सिचुएशन है, वो समझ सकें। यस सर। तो अभी तक आपको सारा समझ में आ गया क्या हो रहा है। 1861 हमारे ऊपर 1858 से 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा रहा, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का अधिकार रहा, इतना तो जानते हो। यस सर। 1861 में कानून आता है, भारत परिषद अधिनियम। उसमें हमारे ऊपर क्या किया जाता बताइए? इंडियन को पहली बार सरकार में शामिल किया गया। Yes, sir. लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियन को शामिल किया गया 1861 यस में। सर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि कुछ और इंडियन शामिल किए जाते हैं। यस सर। मतलब केंद्रीय विधायिका जो है, केंद्रीय विधायिका में जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी संख्या और बढ़ाई जाती है। और 1992 में, 1892 में क्या हुआ, सॉरी 1909 में क्या हुआ, सर उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, संख्या और बढ़ा दी गई, 60 कर दी गई थी। 16 स्टार्ट कर दी गई थी। 60 कर दी गई थी। ठीक है, पहले 16 थी, अब 60 कर दी गई। क्योंकि 1909 के एक्ट में कहा गया था कि जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या है ना, उसको मिनिमम चाहे आप 16 रखिए, लेकिन मैक्सिमम 60 रखिए, इसके बीच रखनी चाहिए। यस सर। लेकिन जब गठन हुआ तो 60 संख्या रखी गई। यस सर। ऐसे ही 1861 में कहा गया था अतिरिक्त सदस्यों की संख्या मिनिमम 6 रखिए या 12 रखिए मैक्सिमम। लेकिन कितनी रखी गई थी? हमने मैक्सिमम ही चुना था, 12 रखी गई थी। और ऐसे ही 1892 में कहा गया था 10 से 16 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन कितनी थी? 16 रखी गई थी। ठीक है, अब यहां पर क्या सिचुएशन हो रही है वो समझने का प्रयास करते हैं 1919 में। यस सर। ठीक है, अब यहां पर बहुत बड़ा चेंज हुआ 1919 का, इसलिए इंपॉर्टेंट तो हो जाता है क्योंकि पहली बार विधान परिषद को 2 सदन बना दिए गए, 2 सदन में बंटवारा कर दिया गया। समझ में आया? इससे पहले विधान परिषद क्या थी? एक ही सदन था। यस सर। अरे भैया, वायसराय की एक कार्यकारी परिषद थी, एक विधान परिषद थी। विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य जो जोड़े गए थे वो थे, और कार्यकारी के जो सदस्य थे वो पदेन सदस्य थे। लेकिन यहाँ पर जो विधान परिषद है इसको 2 सदन कर दिए गए। जैसे आज हमारे जो विधायिका है, संसद है, कितने सदन है? 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन, अपर हाउस कहते हैं। ऐसे ही यहां पर 2 परिषद बना दिए गए, विधान परिषद के 2 सदन बना दिए गए। एक था लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय विधानसभा, इसे लोअर हाउस कहते थे। जैसे आज लोकसभा है, वैसे उस समय केंद्रीय विधानसभा।
Yes, इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का था। और दूसरी जो अपर हाउस था उसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, मतलब राज्य परिषद कहते थे। yes, इसके कार्यकाल इसका कार्यकाल कितना था सदस्यों का? 5 वर्ष। जैसे आज हमारे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है आमतौर पर, अगर सरकार पूरी चली। सरकार बीच में अगर गिरी नहीं, स्थगित नहीं हुई, या जैसे गठबंधन की सरकारें होती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाती है। yes, sir, तो आमतौर पर 5 वर्ष का कार्यकाल है। yes, sir, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आज कितना है? 6 वर्ष है राज्यसभा के सदस्यों का। हालांकि राज्यसभा का खुद का कोई कार्यकाल नहीं है, वो एक स्थायी सदन है, yes, sir, कभी भंग नहीं होता। yes, sir, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। लेकिन यहाँ पर जो राज्य परिषद है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया है? 5। और जो लोअर हाउस है उसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष। इतना क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं डिटेल में इसको कि भैया लोअर हाउस में कितने सदस्य थे और अपर हाउस में कितने सदस्य थे। अब यहां पर लोअर हाउस में 145 सदस्य थे। लोअर हाउस में कितने सदस्य थे? 145। और अपर हाउस में कितने सदस्य थे? 60। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, हाँ लिखा हुआ है 145 सदस्य और 60 सदस्य हैं। yes, sir, अब ये सदस्य कहां कहां से आने थे वो मैं आपको बताता हूं। yes, yes, अब देखिए, इससे पहले विधान परिषद का केवल एक ही सदन था, जिसमें टोटल सदस्य कितने थे? 60 60 अतिरिक्त थे, और बाकी कार्यकारी जो थे वो 6 मिलाकर 6 पदेन सदस्य हो गए, हाँ। तो 66 हो गए। yes, sir, इतना सिस्टम था विधान परिषद का। लेकिन यहाँ पर विधान परिषद को दो सदन बना दिए गए, एक का 145, दूसरे का 60। yes, sir, अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लोअर हाउस की, लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। इसमें 145 सदस्य हैं, तो 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। पहली बार केंद्र में जो विधायिका है इसके सदस्यों को आम जनता के द्वारा चुना गया। आम जनता के द्वारा वोटिंग किए गई, आम जनता ने वोटिंग में हिस्सा लिया। yes, sir, लेकिन आम जनता जैसे आज हमारी आम जनता वैसी नहीं, हम्म, वो आम जनता वो थी कि जैसे कुछ लोग, आम जनता में कुछ लोग चुने गए जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो टैक्स देते हैं, जो अमीर वर्ग हैं, उन लोगों को चुना गया। yes, sir, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 1919 में 17,000, लगभग 17,000 26-27 करोड़ उस समय जनसंख्या थी हमारी। उसमें से लगभग 16-17 हजार लोग एलिजिबल हुए थे यहाँ पर वोट करने के लिए। yes, sir, तो यहाँ पर डायरेक्ट जनता के द्वारा पहली बार इलेक्शन हो रहा है, देख लीजिए, इस लोअर हाउस के सदस्यों को चुनने के लिए। लेकिन कितने सदस्यों को चुनने के लिए? 104। ठीक है, 104 का निर्वाचन हुआ था। 104 का निर्वाचन हुआ था, हालांकि इसमें भी कुछ सीटें रिजर्व थी, मैं बताऊंगा अभी। और 41 सदस्यों को नॉमिनेट किया गया था। ये किसके द्वारा नॉमिनेट किया गया था? वायसराय के द्वारा नॉमिनेट किया गया था। इसमें से 26 सदस्य जो थे वो सरकारी सदस्य थे, मतलब पहले सरकार का हिस्सा हैं, yes, sir, कोई अधिकारी हैं, चाहे जैसे आईसीएस अधिकारी, सिविल सर्वेंट है, या सेना में कोई अधिकारी हो। 15 नॉन ऑफिशियल थे, गैर सरकारी। yes, sir, ये सब कौन चुनेगा 41 सदस्यों को? वायसराय। अब बाकी निर्वाचित जो होते थे 104 सीटें, वो देखते हैं कौन कौन होता था। 52 तो साधारण लोग थे। साधारण मतलब हिंदू इसमें आ जाते हैं, ठीक है, हिंदू आ जाते हैं, और बाकी नहीं, सिख नहीं, सिख के लिए अलग था। हिंदू मेन, सभी हिंदू के सभी वर्ग इसमें आ जाते हैं लगभग। ठीक है। और मुस्लिम के लिए 30 सीटें रिजर्व थी। ये कौन सा सिस्टम था? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, जो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मुसलमानों के लिए लाया गया था, yes, sir, मतलब सांप्रदायिक आधार पर अलग चुनाव प्रणाली ला दी गई थी ना, कि ऐसा क्षेत्र जहां मुस्लिम बाहुल्य है वहां पर कैंडिडेट मुस्लिम ही खड़ा होगा, वोट भी मुस्लिम ही करेंगे। yes, sir, वो यहाँ भी लागू किया गया। yes, sir, लेकिन ये सिस्टम जो है ना और भी आगे विस्तारित कर दिया गया। पहले 1909 में केवल मुसलमानों के लिए था, yes, sir, अभी यूरोपियों के लिए भी हो गया, सिखों के लिए भी कर दिया गया। yes, sir, सिखों के लिए भी ये सिस्टम कर दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम कर दिया गया। समझ में आ गया? yes, sir,
तो 52 सीटें साधारण है, 30 मुसलमानों के लिए जो रिजर्व है, 9 यूरोपियों के लिए रिजर्व है, 7 जमींदारों के लिए थी, 2 सिख खाने थे और 4 चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इससे पहले 2 चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, यस सर। अब कितने हैं? 4 चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, व्यापारिक संगठन। यस सर। समझ में आ गया? तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि 1919 के इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का और विस्तार कर दिया गया। पहले मुस्लिमों के लिए था, यस सर। अभी यूरोपीय सिख सबके लिए कर दिया गया। समझ में आ गया? हाँ। आज क्लासेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मुझे लग रहा है तुम्हें नींद आ रही है। यस सर। 5-6 घंटे से पढ़ रहे हो तुम लोग, बहुत सारी क्लासेस हो गई, नींद आ रही है। चलो कोई टेंशन मत लो, एक ही क्लास ले लो, उसके बाद छुट्टी दे देंगे। यस सर। बस समझते रहो। अब उसके बाद अपर हाउस की बात करते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें 60 सदस्य थे। यस सर। 60 में से 33 लोगों का चुनाव होना था, 27 लोग नॉमिनेट किए जाते थे, 17 सरकारी और 10 नॉन ऑफिशियल। Yes, sir. इन 33 में से 15 सामान्य जनरल, 11 मुसलमानों के लिए रिजर्व, 3 यूरोपियों के लिए रिजर्व, 1 सिखों के लिए रिजर्व और 3 चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बम्बई, बंगाल और बर्मा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 3 लोग चुने गए। यस सर। तो ये था दोनों सदनों की बात। यस सर। जो दो सदन केंद्र में स्थापित कर दिए गए, उसमें कैसे सदस्य होंगे सारा मैंने खोल के बता दिया। Yes, sir. ये आपको बहुत कम मिलेगा, नेट वोट पे ढूंढोगे, रिसर्च करोगे तभी ये जानकारी हासिल कर सकते Yes, हो। sir. किसी किताब में इतनी जानकारी नहीं मिलेगी। हालांकि ये पढ़ने से आपके दिमाग में सारा खुल जाएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने ये बताने का प्रयास किया। यस सर। अभी तक हमारी वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे। यस सर। 1909 के एक्ट में पहली बार एक इंडियन को जोड़ा गया। Yes, sir. नाम क्या था? सत्येंद्र सिंह। शाबाश, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यस सर। लेकिन 1919 के एक्ट में 3 इंडियन को कंपलसरी कर दिया गया। यस सर। जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, अब 6 में से 3 क्या होने चाहिए? कंपलसरी हो गए। कंपलसरी होने चाहिए। कौन होगा? इंडियन। इंडियन होंगे। लेकिन जो आपके कमांडर इन चीफ है ना, उनको छोड़। सेनाध्यक्ष है, Yes, sir. उनको छोड़कर वो अंग्रेज ही रहेंगे। यस सर। वो अंग्रेज ही रहेंगे। ये इसकी दूसरी विशेषता है 1919 के एक्ट की। यस सर। दोनों अच्छे समझ में आ गई। पोस्टमार्टम हो गया। अब तीसरी बात, जो केंद्रीय विषय है प्रांतीय विषय को और स्पष्ट कर दिया गया। यहाँ पर पहले क्या हो रहा था कि भैया डिसेंट्रलाइजेशन का शुरुआत तो कर दिया गया था कि राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। आप कमेंट करके बताएंगे कि राज्यों को कानून बनाने का अधिकार कब मिला? ये पढ़ा दिया गया। अगर नहीं आपके पास जवाब है ना, तो समझ लीजिए पिछले वीडियो आपने अच्छे से नहीं देखे हैं। पिछले वीडियो सब अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आगे बढ़िएगा। एक आप सिरा पकड़ेंगे तो आगे की सारी कहानी गुत्थी खुलती जाएगी। ऐसा है ये सभी एक्ट, ठीक है। जैसे आपने 1858 पढ़ लिया, 1861 आपको समझ में आ जाएगा कि भैया 3 लोगों को शामिल किया गया इंडियन को। उसके बाद और विस्तार किया गया 1892 में, 1909 में और विस्तार किया गया। 1909 में भैया पहली बार मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ला दिया गया। Yes, sir. लेकिन 1919 में ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बढ़ा दिया गया, सिख यूरोपी भी शामिल हो गए। यस सर। ठीक है, ऐसा ही। अब प्रांतों को भी कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतों की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनको भी कानून बनाने का अधिकार था। यस सर। लेकिन यहाँ पर कभी कभी कंट्रोवर्सी हो जाती थी कि कोई विषय है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाए या राज्य सरकार कानून बनाए, ऐसा लफड़ा बहुत बार हो गया था। यस सर। इसीलिए 1919 के एक्ट में केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को थोड़ा सा स्पष्ट किया गया। सेंट्रल सब्जेक्ट पर केंद्र कानून बनाएगा Yes, sir. और प्रोविंशियल सब्जेक्ट पर राज्य कानून बनाएगा। यस। हालांकि 1935 का जब एक्ट आएगा तो बहुत अच्छे से स्पष्ट किया जाएगा, शक्तियों का बंटवारा केंद्र राज्य में अच्छे से किया जाएगा। Yes, sir. 3 सूचियां आएंगी, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, वो 1935 में आएगा। यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो प्रांतीय विषय थे, इस पर कौन कानून बनाएगा? प्रांत। यस सर। प्रांत की लेजिस्लेटिव। Yes, लेकिन 1919 वाले एक्ट में जो प्रांतीय विषय थे इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो यहां पर चौथा वही हमारा पॉइंट है कि प्रांतों के अंदर पहली बार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई इस 1919 के एक्ट में। यस सर। तो 1919 के एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताओं में से एक ये भी विशेषता है यस सर। कि प्रांतों में डायरकी सिस्टम, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम कब लाया गया?
1919 के अधिनियम। ये क्या सिस्टम था? जैसे आज से तुलना करते हैं, आज हमारी क्या है कि जो आज राज्य सूची के विषय हैं, इन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, यस सर। राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। ऐसे ही उस समय क्या किया गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया। एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे फाइनेंशियल, टैक्स, पुलिस, ये इसको रिजर्व विषय बना दिया गया। इसको किसकी कैटेगरी में रखा गया? आरक्षित विषय। यस सर। और हस्तांतरित विषय, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये कम इंपॉर्टेंट थे। अब आरक्षित विषयों पर कानून बनाएगा प्रांत सरकार ही बनाएगी, प्रांत ही बनाएगी, लेकिन उस कानून बनाने वाले सिस्टम में गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सहारा लेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात खोल के बताता हूं आपको अच्छे से। प्रांतों में क्या सिस्टम है? गवर्नर है, यस एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और अतिरिक्त सदस्य मिलाकर कौन है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यस सर। मतलब कह सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल है। याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य शामिल होते ही होते हैं, यस सर। ये पदेन सदस्य होते हैं। यस सर। अब गवर्नर और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो ये सारे अंग्रेज ही होंगे, लगभग लगभग या अंग्रेज होंगे। अगर इंडियन भी होंगे तो वो वही होंगे जो इनके चाटुकार हैं, जो इनके बहुत खास हैं, Yes, sir. क्योंकि इन्हीं के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, अंग्रेजों के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। तो गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर किन विषयों पर कानून बनाएगा? आरक्षित विषयों Yes, पर। sir. अब वही गवर्नर जब लेजिस्लेटिव के काउंसिल के उन मंत्रियों के साथ जो इंडियन हैं, यस सर। उनके साथ मिलकर किस पर कानून बनाएगा? ट्रांसफर सब्जेक्ट, हस्तांतरित विषय Yes, पर। sir. गवर्नर और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो सदस्य जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य नहीं हैं, जो बाकी इंडियन मंत्री हैं, यस सर। वो क्या करेंगे? गवर्नर के साथ मिलकर ट्रांसफर सब्जेक्ट पे कानून बनाएंगे। यस सर। तो यहाँ पर क्लेम किया गया था भैया 1917 में, मोंटेग्यू जो साहब थे ना, मोंटेग्यू, Yes, sir. इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोअर हाउस में खड़े होकर कहा था कि भैया इंडियन लोगों को हम स्वायत्ता देंगे, प्रांतों के अंदर जो है उनको हम कह सकते हैं उत्तरदायी सरकार का गठन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। Yes, sir. ये उत्तरदायी सरकार थे भैया, ये उत्तरदायी हमारे इंडियन जो लोग थे उनको हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने के लिए दे रहे हैं आप, और जो इंपॉर्टेंट कानून है उसको आप अंग्रेजों के साथ मिलकर बना रहे हैं। Yes, sir. ये तो सीधा सीधा बेवकूफ हमको बनाया आपने। यस सर। हालांकि ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डिटेल में, और जब आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं समझेंगे कि भैया 1916 में आपके वो जो थे कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो रहा, लखनऊ पैक्ट हो रहा है, ठीक है, यस सर। होम रूल आंदोलन चलाया जा रहा है देश में, बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट, वो जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो और अच्छे से क्लियर आएगा मतलब किन परिस्थितियों में ये कानून बने हैं। यस सर। फिलहाल हमको ये समझने की विशेषताएं क्या है यस सर। और तुलना करनी है। समझ में आ गया? Yes, sir. प्रांतों में द्वैध शासन, Yes, ये द्वैध शासन कब तक बना रहेगा? 1935 के एक्ट तक बना रहेगा। 1935 का एक्ट आएगा, उसमें ये द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाएगा प्रांतों में और केंद्र में कर दिया जाएगा। शाबाश, और ये केंद्र में कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? इसके अलावा मैंने बता ही दिया, पहली बार देश में डायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए, लेकिन कुछ ही लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर मताधिकार था, लेकिन लगभग 17,000 लोगों को वोट देने का अधिकार था। और महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार इसी एक्ट में मिला। यस सर। अरे अभी में हमने बताया नहीं, लोअर हाउस के कुछ सदस्य निर्वाचित होंगे, सॉरी वोटिंग होगा उनका, हाँ। यही लोग तो हिस्सा लेंगे। यस सर। अपर हाउस में ये सब बताया सिस्टम मैंने। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन करने का प्रावधान किया गया। बोला गया कि भैया भारत के अंदर एक लोक सेवा आयोग का गठन करना चाहिए, जो सिविल सर्वेंट है उनकी परीक्षा इंडिया में ही करवा दे। यस सर। इससे पहले इंग्लैंड जाते थे हमारे इंडियन, यस सर। वहां पे जाके परीक्षा देते थे, वहां पास होते थे, यस सर। तब बनते थे अधिकारी। यस सर। यहाँ बोला गया कि इंडिया में जल्दी से जल्दी एक लोक सेवा आयोग का गठन कर दीजिए, सेंट्रल लेवल पर भी और प्रांतीय लेवल पर भी, राज्य लेवल पर भी। और ये गठन कब किया गया? 1926 में किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन, जो हमारी यूपीएससी है, इसका गठन कब हुआ? 1926।
तो केंद्र में लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ। यस सर। इनको कहा कब गया था? 1919 में। 1919 में कहा गया था, सरकार ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून बनाकर ये किया था यस सर। और उस पर बातों पर अमल करके 1926 में हुआ। बना दिए। तो ये था 1919 का एक्ट। तो 6 बातें इंपॉर्टेंट थी, फिर से मैं आपको बताता हूं भैया। यहाँ पर केंद्र में 2 सदन कर दिए गए, यस सर। केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदन कर दिया गया, इससे पहले एक ही था। यस सर। ठीक है। और इसके अलावा ये तो बता ही दिया, लोअर हाउस अपर हाउस कितने कितने 145 और 60। इसके अलावा कार्यकारी परिषद में 3 इंडियन कंपल्सरी हैं। यस सर। ठीक है। और इसके अलावा जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे इनको 2 भागों में बांटा था। मतलब कहने का भाव यह है कि प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम लागू कर दिया गया था। ठीक है। और देश के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार हुए। यस सर। ठीक है। और लोक सेवा आयोग के गठन करने का यहाँ लक्ष्य रखा गया। यस सर।